जमाने में नहीं मिलता रतन ऐसा किसी के भी खजाने में नहीं मिलता। कितना प्यारा भीम हमारा सबके मन को भाया है। कितना प्यारा भीम हमारा, कितना प्यारा भीम हमारा सबके मन को भाया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से महू मध्य प्रदेश, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली है, वहां जयंती समारोह का आयोजन किया गया था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर इस समारोह का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के साथ साथ कांग्रेस भी पूरे देश में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाने जा रही है। इसकी शुरुआत महू से की गई। नागपुर से भी कई लोग महू गए। कांग्रेस नेता संजय मेश्राम ने इस अवसर पर कहा, बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 125व्या जयंतीनिमित्त आज महू येथे उद्घाटन कार्यक्रम इथं होणार आहे। या कार्यक्रमाला अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष राहुल गांधीजी हे इनॉग्रेट करणार आहेत। अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीने बाबासाहेबांच्या 125व्या जयंतीच्या निमित्त वर्षभर त्यांच्या विचारांचा प्रसार व प्रचार कसा हो याकरता कार्यक्रम आखलेला आहे। या कार्यक्रमाची सुरुवात आज त्यांच्या जन्मस्थानी महू इथून सुरू होत आहे। आज उमरेड विधानसभा क्षेत्रातून 150 लोक इथं उपस्थित झालेले आहेत। ते थोड्याच वेळात इथे येणार आहेत आणि तसंच उमरेड विधानसभा क्षेत्रामध्ये बाबासाहेबांच्या जयंतीनिमित्त विविध सांस्कृतिक वैचारिक कार्यक्रम वर्षभर आम्ही घेण्याचा प्रण केलेला आहे। आज बाबासाहेबांच्या 125व्या जयंती निमित्त सगळ्या बांधवांना माझा नम्र अभिवादन। जय भीम। आज महू येथील बाबासाहेबांच्या जन्मस्थानी आज आम्ही इथं भेट देतो आहे। या संस्थेला चालवणारे भंतेजी आज आमच्याबरोबर आहे। आपण ऐकून या भंतेजींच्या स्वतःकडून की या स्थानाचं महत्त्व काय आहे। भंतेजी। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची ही पावन जन्मभूमी ही संपूर्ण विश्वामध्ये अतिशय पवित्र आणि वंदनीय आहे। याचं कारण हे आहे की या भूमीवर बाबासाहेब आंबेडकरांचे वडील सपकाळजी, रामजी सपकाळजी हे इथल्या मिलिटरीमध्ये सुभेदार होते आणि याच भूमीवर त्यांच्या राहण्याचं जे स्थान आहे ते इथेच होतं आणि त्याच भूमीवर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जन्म झाला। जवळजवळ 2.5 ते 3 वर्ष बाबासाहेब जेव्हा लहान होते तोपर्यंत इथे या भूमीवर राहिले। याच मातीमध्ये ते आपलं बालवय त्यांनी घालवलं। इथल्या त्यांच्या बॅरेकच्या समोर एक चिंचेचं झाड होतं। त्या झाडाच्या सावलीमध्ये त्यांनी आपलं बालपण घालवलेलं आहे आणि या भूमीतूनच या भारताची संविधान निर्माण झाली असं म्हणायला काही हरकत नाही।
कारण बाबासाहेबांनी इथून गेल्यानंतर महाराष्ट्राच्या सातारा जिल्ह्यामध्ये ज्या हाल अपेष्टा त्यांनी सहन केल्या आणि पेशवाईची जी अमानुष जी तऱ्हा होती, संस्कृती होती, त्या संस्कृतीमध्ये जे हाल अपेष्टा त्यांनी सहन केली आणि नंतर महाराष्ट्रात सगळ्या दलित समाजाची जी दुर्दशा त्यांनी पाहिली, तर त्या दुर्दशेमधूनच त्यांच्या मनामध्ये जी कळा निर्माण झाली, ती कळा भारताच्या संविधानाच्या रूपात निर्माण झालेली आहे. या स्थानाचं कन्स्ट्रक्शन आणि ॲक्टिव्हिटीज कशा कशा झाल्या याच्यावरती थोडंसं सांगा. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मेमोरियल सोसायटीची स्थापना 1972मध्ये झाली आणि भंते धर्मशील त्याचे संस्थापक अध्यक्ष होते. त्यांनी ॲक्च्युअली ते पवनीमधून इथे बाबासाहेबांच्या जन्मभूमीचा शोध करायला आले होते. तेव्हा ही जी भूमी आहे ही सैन्याच्या अधिपत्यात होती आणि ही भूमी A1 लँड होती. या भूमीवर कोणी पायसुद्धा ठेवू शकत नव्हते. पण त्याने मग पाहिलं की ही बाबासाहेबाची इतकी पवित्र जन्मभूमी सैन्याच्या अधिपत्यात आहे आणि कैदमध्ये आहे, तर त्यांनी संकल्प घेतला की मी आपलं पूर्ण आयुष्य या भूमीच्या मुक्तीसाठी लावीन. आणि त्यांनी प्रयत्न सुरू केला. 1972मध्ये या संस्थेची स्थापना केली आणि त्यांनी भारताच्या प्रत्येक एक हस्तींच्या समोर टाहो फोडलं आणि बाबासाहेबांच्या जन्मभूमीला देण्याची विनंती केली. पण कोणीही आपल्या दलित नेत्यांमधून त्यांना सहकार्य केलं नाही. बॅरिस्टर खोब्रागडे, सुशीलकुमार शिंदे, बाबू जगजीवन राम हे सगळे कोणीही उपयोगात आले नाही. शेवटी त्यांनी इंदिरा गांधीजवळ डायरेक्ट ॲप्रोच केली आणि प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधींनी ही 22,500 स्क्वेअर फुटाची जमीन या स्मारक समितीला दिली. ही जमीन मिळाल्यानंतर 1978मध्ये ही जमीन या समितीला मिळाली. त्यानंतर या जमिनीवर स्मारक उभारावं यासाठी खूप प्रयास करण्यात आले. जिकड तिकड पण आपली हलाखीची परिस्थिती आपल्या समाजामध्ये, बाबासाहेबाच्या समाजामध्ये न कोणी उद्योगपती, न कोणी पैसावाला, न चंदा करण्याची स्थिती नव्हती. तर जेव्हा 1991मध्ये बाबासाहेबांची जन्मशताब्दीचं वर्ष आलं, तेव्हा सगळे सरकार जागृत झाले आणि बाबासाहेबांच्या जन्मशताब्दीचा लाभ घेण्यासाठी सगळे कूदून पडले. त्यात मध्य प्रदेशात त्यावेळी सुंदरलाल पटवा यांची सरकार होती. सुंदरलाल पटवा यांनी ही भूमी, या भूमीवर एक स्मारक बनवू असं आमच्या संस्थापक अध्यक्षांना पाचारण केलं आणि 150 कोटी ते
दीड कोटी ते 3 कोटी पैसा आम्ही लावू असं म्हणून त्यांनी एक निर्माण समिती स्थापन केली आणि ती स्थापन केल्यानंतर या जमिनीवर भूमिपूजन झालं. भूमिपूजन झाल्यानंतर काहीही त्या काम पुढे वाढलं नाही. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह की अध्यक्ष है तो राहुल गांधी सह अध्यक्ष है। राहुल गांधी ने भीम जन्मभूमि महू में जाकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह की अध्यक्ष है तो राहुल गांधी सह अध्यक्ष है। राहुल गांधी ने भीम जन्मभूमि महू में जाकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अभिवादन किया। कांग्रेस द्वारा आयोजित इस समारोह के लिए भव्य तैयारियां की गई। समूचे महू में जगह जगह भव्य बैनर एवं होर्डिंग्स लगाए गए। दलितों में खोया हुआ जनाधार वापस पाने के लिए कांग्रेस अभी जमीनी स्तर पर उतरी है। बाबा साहब के जन्मस्थान पर अभिवादन करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। यहाँ हम आज देश के महापुरुष का आदर करने आए हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर दलित और कमजोर लोगों की जिंदगी में रोशनी लाई। उन्होंने अपनी सोच से हजारों साल पुराने जातिवाद की दीवार पर एक जबरदस्त चोट मारी। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो का उनका संदेश आज भी जोरों से गूंजता है। बाबा साहब के योगदान को देश और जाति की सीमाओं में नहीं बांटा जा सकता। दलितों के लिए बाबा साहब ने बहुत काम किया, लेकिन वो सिर्फ दलितों के नहीं, महिला अधिकार, मजदूरों के लिए कानून और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाने में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान। बाबा साहब अत्याचार के खिलाफ विरोध के एक प्रतीक थे। वो सिर्फ हमारे देश के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के थे। गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल जी और मौलाना आजाद जी के साथ मिलकर उन्होंने
उनके विचारों का प्रभाव हमें चारों तरफ दिखाई देता है। भारत के संविधान और उससे मिले वन मैन वन वोट के अधिकार ने हमेशा के लिए समाज को बदल दिया। गांधी जी, नेहरू जी और अम्बेडकर जी ने इस काम को मिलकर पूरा किया। कोई एक अकेला व्यक्ति इस काम को नहीं कर सकता। आज समाज के हर वर्ग के लोगों को, लोगों की आवाज पंचायतों में, असेंबलियों में, पार्लियामेंट में सुनाई देती है। लेकिन आज देश की इतनी तरक्की के बाद हम सबका सपना, बाबा साहेब का सपना अभी भी अधूरा है। अहमदनगर के सागर केजरीवाल को बाबा साहब के रिंगटोन, अपने फोन में रिंगटोन लगाने के कारण मार दिया जाता है। यह घटना हमें बताती है कि हमारे देश में अभी सामाजिक समानता नहीं आई। जब शिक्षा नहीं तो हुनर के बावजूद उसके नाम के कारण नौकरी नहीं मिलती है। तो यह घटना बताती है कि अभी देश में आर्थिक अवसर सबको बराबरी से नहीं मिलता है। जब IIT मद्रास में कुछ छात्रों की आवाज को सिर्फ इसलिए दबाया जाता है क्योंकि वो अम्बेडकर पेरियार स्टडी सर्कल से जुड़े हुए हैं, तो ये घटना बताती है कि कुछ लोगों के अधिकार आज भी छीने जा रहे हैं। जब बाबा साहेब ने जातिवाद को खत्म करने की बात की तो वो कोई असंभव बात नहीं। जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे संविधान में सभी भारतीय समान, सभी भारतीयों को समान अधिकार और बराबरी का हक मिला है। बाबा साहब का जातिवाद खत्म करने का सपना, एनाइलेशन ऑफ कास्ट का सपना आज भी अधूरा है। आज भी हमारे देश में जाति को महत्व दिया जाता है। संविधान के लागू हुए 65 साल हो गए, लेकिन जातिवाद आज भी हमारी राजनीति, हमारे स्कूलों और हमारे दिमाग में बसा है। जाति आपको शायद राजनीति में आगे बढ़ने दी, लेकिन नौकरी पाने से रोक सकती है। इस देश में आज आपको कोर्ट में न्याय पाने से शायद ना रोका जाए, लेकिन स्कूलों में अच्छी शिक्षा पाने से रोक सकती है। सच्चाई यह है कि आज भी भारत में, हमारे देश में जातिवाद से कोई नहीं बच सकता। हमें जातिवाद को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। अगर जातिवाद का मतलब किसी को अधिकार देना और किसी को अधिकार से दूर रखना है, तो हमारी लड़ाई सबको अधिकार देने की लड़ाई है। आपकी लड़ाई सबको अधिकार देने की लड़ाई। कांग्रेस सरकार ने लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन, बैंक नेशनलाइजेशन और नरेगा जैसे अधिकार के कानून इस दिशा में उठाए कदम थे। हमने शिक्षा और भोजन का अधिकार किसी एक जात को या किसी एक धर्म को नहीं दिया, हमने हर देशवासी को यह अधिकार दिए।
आयोग की 125वीं एनिवर्सरी प्रोग्राम मनाते हुए हम ये याद करेंगे कि उन्होंने किसके लिए लड़ाई लड़ी, कांग्रेस पार्टी किसके साथ खड़ी होगी, किसके साथ खड़ी रहेगी। जहां कहीं भी अन्याय होगा, चाहे वो दलित, आदिवासी, महिला या किसी भी धर्म के लोगों के साथ हो, कांग्रेस पार्टी आपको वहां खड़ी दिखाई देगी। पिछले कुछ सालों में भारत में बहुत अधिक प्रगति हुई। भारत को आगे बढ़ने के लिए किन चीजों की जरूरत है? कोई कहते हैं कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, कोई कहता है रेलवे लाइन की जरूरत है, सड़क की जरूरत है, कोई और कहता है रोजगार की जरूरत है। ये सब चीजें बहुत जरूरी, मगर जब तक कुछ लोगों को उनके अधिकार से दूर रखा जाएगा, तब तक भारत अपनी पूरी क्षमता हासिल नहीं कर सकता है। मैं चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में जो आर्थिक प्रगति हुई, उसका फायदा उठाकर सब लोग आगे बढ़े। हर एक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को आर्थिक प्रगति का फायदा होगा। फोटो खींचते हैं। सभी वर्गों के लड़के और लड़कियों को सरकारी नहीं, प्राइवेट नौकरी मिलनी चाहिए। सभी धर्म और वर्गों के लोगों को एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ बनना चाहिए और बड़े सरकारी पदों पे काम करने का मौका मिलना चाहिए। इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती। जातिवाद एक सच्चाई, और इसको हटाने के लिए बाबा साहब के उस महान मिशन को पूरा करना हम सबकी जिम्मेदारी। ये एक मुश्किल काम, आसान काम नहीं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भारत को अब उन विचारधाराओं से कोई खतरा नहीं है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से नीचा मानती। वो ताकतें उन दीवारों को हर पल मजबूत करने की कोशिश करती हैं जिनसे बाबा साहब अम्बेडकर पूरी जिंदगी लड़े। एक इंसान को दूसरे इंसान से लड़ाकर ये विचारधाराएं हम सबको कमजोर करती। पावर का सेंट्रलाइजेशन जातिवाद को मजबूत करता है, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन जातिवाद को कमजोर करता है। ये बात अम्बेडकर जी ने भी कही। इन विचारधाराओं से लड़ना आसान नहीं, लेकिन बाबा साहब की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि बदलाव आसानी से नहीं आता। वो भी इस बात को जानते थे और समझते थे कि कमजोर लोगों को दबाने के लिए हजारों सालों से बनी ये दीवारें रातों रात नहीं टूटी, और हमें इसके लिए लगातार कोशिश करनी पड़ेगी। जब एक महिला बिना डर के बस में सफर कर पाई, तब एक जीत हमें मिलेगी। जब वो का एक युवा एंटरप्रेन्योर या फिर अलीगढ़ का एक कॉलेज स्टूडेंट सबको इस इकोनॉमी में शामिल होने और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, तो दूसरी जीत हासिल होगी। हर एक जीत से आस्ते आस्ते ये दीवारें टूटेंगी। लेकिन मैं यहां याद दिलाना चाहता हूं कि बाबा साहब के सपने को, मिशन को पूरा करना, मिशन को पूरे करने की जिम्मेदारी मेरी, कांग्रेस पार्टी, आपकी
सम्मानीय मंच, सम्मानीय उपस्थित देवी और सज्जनों, बाबा साहब अम्बेडकर आदरणीय खड़गे जी, सम्मानीय मंच, सम्मानीय उपस्थित देवी और सज्जनों, बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली मऊ में आदरणीय राहुल जी और आप सब पधारे हुए वरिष्ठ नेताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं राहुल जी को सुनने के। हम चाहते हैं कि प्रदेश भर से लोग आए, हम उन्हीं से अपनी बात सुनना चाहते हैं। हम लोग तो अपनी बात करते रहते हैं, इसलिए मैं आज आप सब की ओर से एक बार फिर से राहुल जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय इस देश के प्रेरणा स्रोत, नौजवानों के प्रेरणा स्रोत और अंचल अंचल के प्रेरणा स्रोत, हमारे हृदय के करीब हमारे सर्वोच्च नेता राहुल गांधी जी जो इस मंच पे बैठे हुए हैं और उनके साथ उपस्थित मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, चिदानंद साहब, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, मोहन प्रकाश जी, अरुण यादव जी, कांतिलाल भूरिया जी, अजय सिंह जी, सभी सम्मानित नेतागण और मध्य प्रदेश के कोने कोने से आई हुई समस्त मध्य प्रदेश की जनता जो यहाँ उपस्थित है, हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं हमारे परम आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती की शुरुआत के उपलक्ष्य में। बाबा साहब अम्बेडकर जी केवल अनुसूचित जाति के महान निर्माता नहीं थे, मैं तो समझता हूं कि ये देश के महान निर्माता नहीं, इस विश्व के महान निर्माता थे। और उन्होंने जो सीख सिखाई मेरे भाई और बहनों, जो अभी शेरजा जी ने हमें कहा, उन्होंने कहा शिक्षित हो, संगठित हो और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए तैयार हो। तो माननीय राहुल जी के उपलक्ष्य में ये मध्य प्रदेश की भूमि से ये शंखनाद शुरू करे, ये भ्रष्ट और नकम्मी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के विरुद्ध इस क्षेत्र और प्रदेश की जनता शिक्षित होगी, संगठित होगी और संघर्ष के लिए पूरी तरह से तैयार होगी। आज राहुल जी हमारे बीच में है, हम उनको सुनने के लिए आतुर हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय बाबा साहब अम्बेडकर। हमारे नेता राहुल गांधी जी, मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके सभी साथी, देवी और सज्जनों, 14 अप्रैल के पहले सोनिया जी ने यानी राहुल गांधी जी ने निर्णय ले लिया था कि जैसे हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 125वीं जयंती मना रहे हैं, उससे भी ज्यादा जोर से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती 125वीं जयंती हमें मनाना है। और उसके लिए जो कमेटी उन्होंने अपॉइंट की और वो कमेटी ने निर्णय ले लिया कि पूरे देश में कई सभाएं होगी, कई परिसंवाद हुए, कभी कई दलित सम्मेलन होंगे, लेकिन ये सब करते करते ये निर्णय ले लिया कि 14 तारीख को आज जो बाबा साहेब का जन्मदिन है, आज का 2 जून का एक विशेष महत्व है इस दुनिया में। 2 जून 1915 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने जो डिग्री दे दी थी अपनी ग्रेजुएशन की, वो डिग्री लेके भारत में बाबा साहेब अम्बेडकर यहाँ आए और भारत को एक दिशा उन्होंने बताई, दुनिया को दिशा बनाई और एक ऐसा संविधान उन्होंने बनाया कि दुनिया में उस संविधान का एक नाम होता है। साथी लोग, मैं इतना ही बताऊंगा, जरूर राहुल जी बात करेंगे, आपसे जरूर बात करेंगे। मैं इतना ही बताऊंगा
कि जैसे आज शुरुआत हो गई है 2 जून की, उसके बाद महाड़ के 14 तालाब का वहां भी सम्मेलन होगा, कार्यक्रम होगा और पूरे बड़े शहर में और देश के सभी पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, उत्तर सभी देश में हमारे सम्मेलन होते रहेंगे। और आखिरी 14 तारीख को 14 अप्रैल 2016 को बाबा साहेब का जो समारोह है, आखिरी समारोह, वो दीक्षा भूमि पर हो जाएगा। इसी तरह का कार्यक्रम होगा और आज यहाँ इस कार्यक्रम में समिति की ओर से राहुल जी को अभिनंदन करता हूँ, आभार मानता हूँ। कांग्रेस ने केवल आम आदमी से ही नहीं नाता जोड़ा तो देश भर के दलित इंटेलेक्चुअल्स और समाजशास्त्रियों से भी दिन भर चर्चा की गई। उनके सुझाव लिए गए। प्रख्यात विचारक, चिंतक एवं लेखक कांचा इलैया, डॉक्टर विवेक कुमार, पॉल दिवाकर, रुथ मनोरमा, डॉक्टर गेल ऑमवेट, क्रिस्टोफर, मंगेश दहिवले समेत देश भर से 100 लोगों ने इस चिंतन शिविर में हिस्सा लिया। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह, Congress Party and the views and the ideology of Baba Saheb Ambedkar. Baba Saheb Ambedkar and Pandit Jawaharlal Nehru both stood for modernity, liberal ideas against the caste society. Though there were differences, but the strongest meeting point was on the issue of Hindu Code Bill, which ultimately was adopted by the Parliament. Congress Party had started this movement of untouchability in the 1920s, and then of course rest is history. Baba Saheb Ambedkar was chosen to be the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution. Actually, he was the same my mother or my father. I never heard these structures don't exist in my mind. Really. कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के राजू ने मीटिंग को संबोधित किया। I have one single expectation from these deliberations, from this workshop from you. If there is any unfinished agenda, unfinished mission of Baba Saheb, in my opinion, there are two, on which I have a feeling that people like us have not engaged adequately. कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने करीबन आधे घंटे तक सभी गुणीजनों से संवाद साधा। कांग्रेस को देश भर में शिकस्त मिलने के बाद यह पहला मौका था जब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बाबा साहब को अभिवादन किया। कांग्रेस की ये नई पहल कितनी कारगर साबित होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज इंडिया टीवी, महू, मध्य प्रदेश।